जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ ये 2.5 करोड़ रुपए का है, और यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अंबानी का घर सिर्फ 4 किलोमीटर है। कि रेलवे में ना ट्रांसफर लेना भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो। तो रेलवे में क्या होता है, इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक पास मिलता है जिसमें टोटली फ्री, और 3 पीटीओ मिलते हैं जिसमें 1/3 किराया लगता है मोस्टली। तो रेलवे जो है वो एज कम्पेयर टू नॉर्सेट उसका जो लेवल है वो कम है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो भाइयों, जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि अभी मैंने लास्ट जो मेरी 2-3 वीडियोस डाली थी वो पूरी सक्सेस स्टोरीज के साथ, इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक और नई सक्सेस स्टोरीज के साथ में, या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो रेलवे से रिगार्डिंग बहुत कम इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उस सारों के मिथ्स को क्लियर करने के लिए पहले तो मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं कि जिस शख्स को आप फ्रेम के अंदर देख रहे हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप अपना छोटा सा इंट्रो दें। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा पंकज सर कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। मेरा नाम त्र्यंबक श्रीवास्तव है। मैं पिछले 5 साल से रेलवे में काम करता हूँ। अभी मैं सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और मैंने जो अपना पढ़ाई है, जो 12th तक की पढ़ाई है वो मैंने राजस्थान से की है। उसके बाद में मैंने जो अपना बीएससी नर्सिंग जो किया है वो मैंने ग्वालियर से किया है, और उसके बाद में मैंने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया है ना। उसके बाद कोचिंग किया, और कोचिंग के बाद अभी आपके सामने हूँ, रेलवे में सिलेक्टेड हुआ। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, दैट इज कि आपने ये जो रेलवे के एग्जाम क्रैक किया उससे बाद में या पहले कोई और अदर एग्जाम दिए जिसमें आपने सिलेक्शन लिया हो कहीं पे? मैंने टोटल जो एग्जाम्स क्लियर करे हैं वो 5 एग्जाम्स क्लियर करे हैं। एक तो निमांस बेंगलोर, उसके बाद सेकंड ये आरआरबी 2019, उसके बाद अपना एम्स रायपुर, और जो सफदरजंग का कंबाइंड एक एग्जाम लगा था 2019 में वो मैंने क्लियर किया था, और डीएसएसबी दिल्ली 2019। तो मतलब आपने तो एकदम सीरीज सेट कर दी थी कि जिस एग्जाम में आप बैठ रहे थे आप उसी एग्जाम में ही झंडा गाड़ के आ रहे थे मतलब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीवास्तव जी, दैट इज कि इतने सारे जो आपने एग्जाम क्रैक किए हैं वो कौन सी बुक पढ़ के किए हैं या कितनी बुक पढ़कर किए हैं? तो अगर इन टर्म्स ऑफ रेलवे आप अगर मुझसे पूछोगे कि रेलवे के लिए अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है तो कौन से एग्जाम बुक्स के थ्रू करना चाहिए, कौन सी बुक्स यूज करना चाहिए, और अगर उनको इसके अलावा किसी और से कर रहे थे वो मैं बताता हूँ। तो मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं स्पेसिफिकली रेलवे के लिए नहीं कर रहा था, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहा था। तो मैं जो अगर बिल्कुल डाउनवर्ड से अपवर्ड चलूँ तो मैंने सबसे पहले पीआर यादव किया, और पीआर यादव के बाद में मैंने जो किया था वो अपना टारगेट हाई किया जो सिंगल लाइनर है, जो मोस्टली तो रेलवे जो है वो एज कम्पेयर टू नॉर्सेट उसका जो लेवल है वो कम है, ये मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एग्जाम एंड पर्क्स, और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पर अपना कॉग्निटिव एबिलिटीज के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्सेट में आते हैं, डेफिनेटली यू नो। पर लेकिन मैं तैयारी नॉर्सेट की ही कर रहा था, उस समय नॉर्सेट नहीं होता था, कंबाइंड एग्जाम होता था। तो उसके बाद में फिर मैंने जो बुक पढ़ा वो सॉन्डर्स का एनक्लेक्स, और उसके बाद मोस्टली रेलवे में जो मोस्टली कंपटीशन बनाती हैं वो बनाता है नॉन नर्सिंग पार्ट, क्योंकि क्या होता है सिंगल लाइनर सभी को आ रहे होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं, सब वो उसमें वेल ट्रेंड होते हैं। पर लेकिन जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन रेडी कर देता है रेलवे। आप क्या कहना चाहोगे कि रेलवे नॉर्सेट से ज्यादा बेटर है किसी भी टर्म्स में जो आपको पता हो इतने साल एक्सपीरियंस के बाद में? जी बिल्कुल, मैं इसकी बिल्कुल एक कंपैरेटिवली आपको पूरा वो बता करके देता हूँ कि नॉर्सेट अपनी जगह बहुत अच्छा है। अगर आपके घर के पास नॉर्सेट का कोई भी एम्स है तो डेफिनेटली आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखो वो घर के पास रखो। या कि रेलवे में कुछ फायदे हैं कुछ घाटे हैं, पर मैं फायदे की बात करता हूँ। सबसे पहला जो है वो आपको हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी। मैं मानता हूँ बिल्कुल एम्स में मिलेंगी क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, डेफिनेटली हम उस सेटअप में रहते मिलेंगी। पर एम्स क्या है, बहुत वास्ट सिनेरियो है, बहुत बड़ा है एम्स में अगर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सब लोगों को मिलाया जाए तो वो लार्ज नंबर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह वहाँ काम करते हैं। और रेलवे जो सेटअप होता है वो बहुत छोटा होता है, 500 बेडेड 600 बेडेड जो सेटअप रहता है उनका। दूसरी चीज, रेलवे का हेल्थ सर्विसेज का कोई लिमिट नहीं है, ये मैंने खुद अपनी 5 साल के अंदर देखा। एक लोको पायलट बीमार हुआ था, उसका किडनी का ट्रांसप्लांट तक करा दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी सीजीएचएस से रेफरल नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। एक बार आप रेलवे हॉस्पिटल में एंट्री लिया उसके बाद 1 रुपया आपका खत्म नहीं करना है, चाहे वो 25,000 का इंजेक्शन लग रहा हो, चाहे 50,000 का, चाहे 1 लाख रुपए का। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी, पर इसके साथ में कुछ ऐसे पर्क्स हमें मिल जाएं कि जो हमें रेलवे में सेकंड टियर एसी में घुमाएं।
तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो रेलवे में क्या होता है, इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक पास मिलता है जिसमें टोटली फ्री, और 3 पीटीओ मिलते हैं जिसमें 1/3 किराया लगता है। इसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर के जा सकते हो, आपका स्पाउस डेफिनेटली लेके जा सकते हो, आपकी अगर विडो मदर है किसी की भी या डिपेंडेंट्स हैं तो वो उनको लेकर के जा सकते हो, और अपने बच्चे। ये चीज है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद ये पासिस का नंबर बढ़ जाता है, वो हो जाता है 3 और 4 रहते हैं पीटीओ, तो टोटल फिर 7 हो जाता है। तो ये दूसरे चीज का कंपैरेटिव वैल्यू है। और तीसरा, रेलवे में मैं कहूंगा कि मैं अभी मुंबई में पोस्टेड हूँ, मुझे 2 BHK का क्वार्टर मिला हुआ है साउथ मुंबई में, और यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अंबानी का घर सिर्फ 4 किलोमीटर है, और अंबानी के पास इतनी पार्किंग नहीं है, वो उसने वर्टिकल डेवलपमेंट किया है। मेरे क्वार्टर के बाहर आप 2 ट्रक खड़े कर दो, इतनी पार्किंग है। तो ये एक बेनिफिट, क्योंकि रेलवे के पास जमीन बहुत है। देखो मेरी जमीन नहीं है, मैं किराए पे रह रहा हूँ, पर लेकिन मेरे को ये फैसिलिटीज मिल रही है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए बिल्कुल मोटिवेशनल होगा। बिल्कुल, और वो भी मुंबई में, वो भी मुंबई में, साउथ मुंबई में। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं 400 कारपेट एरिया का फ्लैट भी देखूं तो वो अराउंड 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है, जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ ये 2.5 करोड़ रुपए का है, और ये जमीन से लगा हुआ है इस समय मेरा। देखो ये तो कुछ ज्यादा ही फायदे बता दिया आपने। मुंबई आना पड़ेगा अब तो, मुझे लग रहा है। लेकिन मैं घाटे की भी बात करूं, देखो रेलवे में क्या है कि दैट इज डिपेंड ऑन योर डेस्टिनी, कि आपको मिलता कहाँ पे है। अगर आप हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो तो डेफिनेटली आपको बहुत काम करना पड़ेगा, एम्स जैसा लोड है। जैसे एम्स में भी डिवाइडेड है अलग अलग प्रकार से, अगर न्यू एम्स है तो उनमें लोड कम है। दिल्ली एम्स में सर आप कार्यरत है तो आपको पता होगा लोड है, तो ऐसी हेडक्वार्टर में ज्यादा। रेलवे में एक सबसे बड़ा घाटा है कि इधर जो नाइट ड्यूटीज रहती है वो कॉन्सिक्यूटिवली 7 नाइट्स रहती है, और 7 नाइट का जो लूप चलता है पूरा, वो एक अलग प्रकार से चलता है। 7 नाइट करी, उसके बाद में 2 ऑफ आपको मिलेंगे, एक तो जिस दिन आप नाइट करके आ रहे हो उस दिन का, नेक्स्ट डे ऑफ, उसके नेक्स्ट डे आपको इवनिंग जाना है। तो कॉन्सिक्यूटिवली लगातार आपको 7 इवनिंग जाना है, और 7 इवनिंग के बाद में एक ऑफ आएगा, उसके बाद 4 मॉर्निंग फिर से नाइट। तो यानी कि हर 14वें दिन आपकी नाइट है, एवरी 14th डे आपकी नाइट है, वो भी 7 कॉन्सिक्यूटिवली नाइट। जो और सेकंड, अच्छा ये इस चीज के अंदर मैं ये भी क्लियर पूछना चाहूंगा कि टोटल कितने महीने में कितनी नाइट करनी पड़ती है? अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो 1/3 ऑफ मंथ हम नाइट कर रहे होते हैं, यानी कि 10। भाई ये भी एक वैसे शायद मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 10 नाइट करना एक मंथ के अंदर, तो फिर तो भाई मैं दिल्ली थी हूँ। क्योंकि 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 एट द एंड ऑफ द डे ऐसे लाइफ में वो मजे क्या करे जब आप मजे लेने लायक बचो ही नहीं, है ना। मतलब पूरी स्लिप साइकिल की ऐसी हो जाती होगी, आपने तो देख रहे होंगे इतने दिन से कि एक स्टेज ऐसी आती है कि भाई मुझे बाहर निकलना ही नहीं है, मुझे बस सोने दो या फिर रेस्ट करने दो। और शायद आप तो 10 नाइट के साथ में भी एडजस्ट कर चुके हो बहुत अच्छे, और अब तो आप SNOG बन गए हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये हमें टैग लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको पहले मिल गया है, क्योंकि ये एक रेलवे का बहुत अच्छा बेनिफिट है। रेलवे का नहीं, जितने भी हो रहा था एम्स के अंदर है उसमें भी हो रहा है, पर एम्स दिल्ली में ऑलरेडी इतने मल्टीपल स्टाफ है, इतने सारे 1000 स्टाफ है, तो उसके चक्कर में सीनियरिटी डॉक्यूमेंट वाइज मिल जाती है, लेकिन पोस्ट वाइज मिलने में थोड़ा टाइम लगता है जी। और यही बात मैं आगे बोलने वाला था कि यहाँ पे क्या प्रमोशन जल्दी होता है। जैसे मैं अभी 2 साल के बाद में SNO बन गया था, जो यहाँ का जो नॉमेनक्लेचर है उसमें सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सबसे बड़ी पोस्ट होती है एम्स में, तो वो वाला नहीं, ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अगर आप कंपेयर करोगे तो उतना 4800 ग्रेड पे पर मोस्ट प्रोबेबली 2028 या 29 में मैं CNS हो जाऊंगा। जो एम्स में SNO के बाद वाली जो भी प्रमोशन होता होगा, शायद ANS होता है, तो वो मैं यहाँ पे हो जाऊंगा। तो वो बहुत इजीली हो जाता है, छोटा सेटअप है, लोग ट्रांसफर लेते रहते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीवास्तव जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, दैट इज कि ट्रांसफर पॉलिसी बहुत ज्यादा बोलते हैं कि रेलवे के अंदर होती है, वहां पे मैं जा सकता हूँ, तो ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर आप अपना क्या राय रखना चाहेंगे, प्लीज बताइए सारे बच्चों को। जी बिल्कुल, देखिए रेलवे में ना ट्रांसफर लेना भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो। इस समय मैं हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हूँ जो मुंबई में है, सेंट्रल रेलवे में, और सेंट्रल रेलवे इंडिया का सबसे पहला रेलवे है। तो यहाँ से निकलना थोड़ा टफ रह पाता है। क्यों रह पाता है? क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है। बाकी रेलवे में ट्रांसफर इजीली हो जाते हैं, पर आप अगर सेटल्ड हो, आपको ट्रांसफर कोई नहीं करेगा, आपका ऑर्डर नहीं निकलेगा कि आप दूसरी जगह जाओ। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके भी 2 तरीके के चैनल है। पहला म्यूचुअल ट्रांसफर, कि आप दिल्ली रेलवे में काम करते हो, मैं मुंबई में करता हूँ,
तो म्यूचुअल में मैंने आपसे बात कर लिया कि मेरे को दिल्ली आना है, आप बोलोगे मेरे को मुंबई आना है, तो वो होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, वो मैं इजीली कभी भी ले सकता हूँ एट द मतलब आई मीन सेम डेट में, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया उस दिन मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद में आता है ऑन रिक्वेस्ट, वो मैं 5 साल के बाद अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे 5 साल मिनिमम सर्विसेज कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये 2 क्राइटेरियाज रहते हैं। उसके बाद में एक पनिशमेंट ट्रांसफर रहता है, जो कि मैंने अभी तक 5 साल की सर्विस में नहीं देखा है, या तो बहुत ही कुछ हमसे गलती हो गई हो तो पनिशमेंट मिलता है, पर लेकिन मैंने अभी तक 5 साल की सर्विस में नहीं देखा है। ये ट्रांसफर पॉलिसी रहती है रेलवे में। एस स्पाउस करके भी कुछ होता है क्या कि भाई वहां पे मेरा स्पाउस काम करता है? जी, ये बिल्कुल, ये मेरे से छूट गया था। एस स्पाउस वाला भी एक होता है। उसमें क्या रहता है कि वो भी आप मतलब ज्वाइनिंग के टाइम से अप्लाई कर सकते हो और उसको प्राथमिकता थोड़ी ज्यादा दी जाती है। तो म्यूचुअल वाले में क्या होता है कि आप मतलब यहाँ रेलवे वाले एक बंदे को छोड़ रहे हैं तो दूसरा बंदा उनके पास में आ रहा है, पर लेकिन स्पाउस वाले में क्या है कि उनको छोड़ना ही पड़ता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वो वैकेंसी फिल होने में 2 से 3 साल कब रेलवे वैकेंसी निकालेगी तब वो उस टाइम पे वो फिल हो पाती है। तो स्पाउस वाले कई जगहों से तो इजीली छूट जाते हैं, पर स्पाउस वाला भी है, पर लेकिन उसके लिए बशर्ते आपका पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में होना चाहिए। अगर एम्स में है तो भी आपको स्पाउस मिल जाएगा, या कोई भी मतलब पीएसयू यूनिट में होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीवास्तव जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चलो आप इतनी अच्छी जगह पे हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो लाइफ के अंदर जब आप तैयारी कर रहे हो कोई ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो जो आपने कभी फील की हो और आप दुनिया के सामने शेयर करना चाहे कि उस सिचुएशन से क्या पता कोई और बच्चा गुजर रहा हो तो आपको देख के वो मोटिवेट हो? मोटिवेशनल स्टोरी मैं खुद की बताऊं तो ये है कि मैं ट्रेन के जनरल डिब्बे में जाता था, और उस स्टोरी की अगर मैं प्रॉपर बोलूं तो मैं 12th तक ट्रेन में बैठा ही नहीं था, क्योंकि मैं धौलपुर से बिलोंग करता हूं। और मैंने ग्वालियर में जब अपने नर्सिंग किया था तो मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को बिना टिकट के एक बार ट्रेन में लेकर के गए थे, तो मेरे जो टीसी को देख करके हालत खराब थी। आज वो टीसी मुझे सर कह के बुलाते हैं ना, मैं उसी टाइम पे मोटिवेशनल फील कर लेता हूँ कि हाँ मैंने कुछ कमाया, जीवन में मेहनत की है, और स्लीपर में मैं अभी नहीं बैठता हूँ। मैं ये बहुत प्राउडली नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग मोटिवेटेड हो जाओ। मैं बैठ अभी भी जाऊंगा क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मुझे अभी भी वही पता है कि मैं वहीं से बना हूँ, मैं वहीं जा सकता हूँ फिर से। पर लेकिन जो मुझे पर्क्स मिल रहे हैं रेलवे के थ्रू, तो मैं इसलिए आपको मोटिवेट करना चाहूंगा सभी लोगों को कि आपको ना एक बार रेलवे में सिलेक्ट होने के बाद स्लीपर में बैठने की जरूरत नहीं है। श्रीवास्तव जी, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि ये जो आपने इतनी बड़ी सक्सेस मिली आपको लाइफ के अंदर, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो मैं काफी लोगों को, मेरे टीचर्स को देना चाहूंगा, पर सबसे ज्यादा जो मैं देना चाहूंगा वो मैं अपनी मम्मी को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया। इवन मम्मी जब फर्स्ट टाइम मैं नर्सिंग में एडमिशन लिया था ना, तो मम्मी ने बोला कि एक दिन 1 लाख रुपए कमाएगा, एंड लिटरली आई वॉज लाइक कि मम्मी कैसे पॉसिबल है, 7,000 रुपए सैलरी मिलती है। मैं देख रहा था अपने सीनियर्स को और मेरे को लगा कि मम्मी लोग कुछ भी बोल दिया करती है, नहीं होता यार ये। और लिटरली आज जब मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ ना, तो मेरे को वो बात याद आती है मम्मी की, और मैंने ये बात कई बार मम्मी को बोला भी है। तो डेफिनेटली मैं पूरा जो अपना सक्सेस का श्रेय जो देना चाहूंगा वो अपनी मम्मी को देना चाहूंगा, अपने भाई बहन को देना चाहूंगा, और अपने गुरुजी को देना चाहूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। मैंने कोशिश की आप सारे लोगों को दिखाने की कि भाई रेलवे के अंदर क्या पर्क्स है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। नोरसेट के कंपैरिजन भी आपको सब कुछ आइडिया लग गया होगा। और इसके अलावा बस ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको अच्छी लगी हो। फिर भी कोई डाउट लगता है आपको तो यहाँ पे श्रीवास्तव जी की आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, या फिर इस यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके अपने डाउट जो भी हो आपको कमेंट कर देना। कोशिश करेंगे सारों का रिप्लाई करने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।